Hello guys, welcome back to the channel of Simran IS and I am back with your Polity की PYQ सीरीज नंबर 2। आपने बहुत सारे गाइज PYQ सेशन देखे होंगे बट ना वहाँ पे आपके टेकलमेंट नहीं सिखाते आपको कि टैकल कैसे करनी है चीज़ें, और हम ना इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं दैट इज चीज़ों को टैकल कैसे करना है, क्योंकि और टॉप 60 क्वेश्चन ही डिस्कस करें जो बिल्कुल लेटेस्ट है और 2026 के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। तो गाइस ये प्रीलिम्स 5x का कोर्स है जो कि हम लोग जहाँ पे 5 टाइम्स रिवीजन करवा रहे हैं विद PYQs प्रैक्टिस एंड प्लस सुबह 4 बजे उठ के आप लोग आंसर राइट और सॉरी MCQs प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो ये जो MCQs प्रैक्टिस है गाइस उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग हमारे PYQs को भी समझें। ठीक है जी, सो लेट्स डिस्कस गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आज का 30 वाला जो है लिंक कश मैम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन गो बाय इट। 31st जो क्वेश्चन है गाइस दैट इज रिलेटेड टू योर डीलिमिटेशन कमीशन। ये कब आया है? अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना हम लोगों का आपका LBM में से और आपके लक्ष्मीकांत से इजीली सॉल्व हो जाता है। जो ये क्वेश्चन होता है ना, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म और ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, दैट इज टू डू इट रॉन्ग। 1952, 62, 72 एंड 2002 ये चीज़ें आप नहीं अफोर्ड कर सकते। जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसमें हो सकता है इसकी आपका ना आपको ना आता हो एक आधा क्वेश्चन, बट इस ये वाले मतलब ये कंटेक्स्ट में आप इतना इजी है तो अपना बेसिक और कन्वेंशनल पोर्शन ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्ट्रॉन्ग रखो, करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो। ठीक है, एंड ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है ना, इट इज़ अपॉइंटेड बाय योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों किया जाता है? ये बच्चे हमारी ना हाईएस्ट पावर अथॉरिटी है जिसके पास लॉ फोर्स ऑफ योर लॉ होता है दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। और वो क्या होता है कि लेजिस्लेटिव लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना उनको ये ड्रॉ आउट करती है। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन कौन है, कौन कौन लोग होते हैं? जैसे रिटायर्ड जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, इलेक्शन कमीशन है या स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो रिस्पेक्टिवली वहाँ पे बैठते हैं। कि सपोज करो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी ये स्टेट है, ठीक है जी, सपोज कीजिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भोपाल में पहले बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन थी, तो आपने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लोग वहाँ पे जो है आप इसको देखते हो। उसके बाद बट ध्यान दोगे ना आप लोग तो बहुत टाइम के बाद देखते हैं पॉपुलेशन शायद इसमें कम हो गई हो किसी भी रीजंस के कारण, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की ना रीड्रॉ भी की जा सकती है। मतलब कि उसका जो एरिया बढ़ा देंगे क्योंकि उसका जो सिटी यहाँ पे X है उसकी भी आपकी जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमें थ्रू आउट द हमारा जो स्टेट है ना उसकी पॉपुलेशन जो है उसका MP और MLA फिक्स्ड है कि इतने ही होंगे। अब हमें पॉपुलेशन के हिसाब से उसको डिवाइड करना है। अगर वो 10 लाख में पहले 10 हमारे MPs जो हैं इलेक्ट होते थे तो वो 10 ही MPs है। अब पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, 20 लाख हो चुकी है, तो कहते हैं ये पहले लाख होती थी अब ये 2 लाख होती थी, कहते हैं फिर से ड्रॉ करो कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये काम होता है हमारा डिलिमिटेशन का। एंड गाइस देन इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना जो आपके ये लिस्ट है, लिस्ट बेसिकली लिस्ट के अंदर ना आपकी 3 चीज़ें होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, इंटर स्टेट एंड कॉमर्स किसका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इंटर स्टेट माइग्रेशन किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का, इंटर स्टेट क्वारंटीन यूनियन है, और या हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट है। तो इतना तो ना हमें साफ पता लगता है कि हमारा ये वाली चीज़ तो ना डेफिनेटली रॉन्ग ही है। सो गाइस ये इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका आंसर जो है C है। जो हमारा इंटरस्टेट क्वारंटीन है ना वो यूनियन है, ये भी हमारा यूनियन है, ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। तो इंटरस्टेट जब हमारी 2 स्टेट आती है तो उनमें से कौन सा फिर देखेगा, ऑब्वियसली अब देखो ना दोनों स्टेट्स आपस में लड़ाई नहीं करने लग पड़ेंगे मुझे चाहिए, तो इसलिए यूनियन लिस्ट होता है। और हमारा जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो भी यूनियन होता है। ठीक है जी, जो हम कॉर्पोरेट से लेते हैं। सो गाइज दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें पूछा गया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर मनी बिल। अब मनी बिल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट के बाद वाले चैप्टर, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाद वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से स्टडी करो। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा, मनी बिल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, और क्वेश्चन में अंडरलाइन किया करो, करेक्ट मनी बिल के बारे में है।
जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप 4 AM वाला सेशन ज्वाइन करते हो तब भी किया करो मेरे साथ। आप अपने आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो उसको अंडरलाइन जरूर करो वर्ड्स को, और क्वेश्चन में भी जाके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 110 108 गिव द स्पेशल प्रोसीजर फॉर योर मनी बिल। क्या ये ठीक है? क्योंकि आर्टिकल नंबर 110 के अंदर तो हम लोगों का क्या है, मनी बिल है, ये हमें पता है कि दैट इज डिफाइंड। उसके बाद मनी बिल शेल नॉट बी, नॉट को गोला मार लो क्योंकि ये बहुत बार गलत हो जाता है, शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। क्या हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है? दैट इज योर राज्यसभा। क्या वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं होता? यस, ये लोकसभा में होता है, ठीक है। एंड राज्यसभा कैन ईदर गिव द अप्रूवल टू द बिल और सजेस्ट सम चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। क्या ये सही है हम लोगों का पॉइंट? सोचो सोचो, आंसर दो। और अमेंडमेंट टू द मनी बिल suggested by the Rajya Sabha has to be accepted by your Lok Sabha। ये तो ऑपोजिट हो गया और ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो मतलब कि 4 तो हम सीधा ही काट देंगे गाइस हम लोगों का, कि 4 करेक्ट नहीं है। हमें पता है कि सेकंड भी बिल्कुल ठीक है, आपका सेकंड बिल्कुल ठीक है, थर्ड भी बिल्कुल ठीक है गाइस हम लोगों का। सो आंसर इज हेयर, दैट इज योर सी ऑप्शन। तो ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एंड टू डू रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब फिर से देखते हैं, अब अंडरलाइनिंग करना है अगेन। विद रेफरेंस टू योर इंडियन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, करेक्ट को जरूर देखा करो क्योंकि हम 99% मैं आपको बता रही हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यू विल ऑलवेज डू योर नॉट गलत। मैं करूँगी, मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे पता भी है, मैं तब भी उस चीज़ को रॉन्ग करूँगी। बस हमने एरर को कम करना होता है, हमें अपनी करेक्शन फैक्टर स्ट्रॉन्ग करना है जब हम लोग PYQs कर रहे हैं और जब भी हम MCQs कर रहे हैं, ठीक है। सो करेक्ट। अब देखते हैं, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रेजोल्यूशन। ऐसा ही होता है गाइस, ये सिर्फ हमारे ना ये वाला केस है और एक और केस है जिसके अंदर ना हमारा डिसॉल्व हो जाता है। और अगेन ये लर्न बाय मैप्स में से ना मैंने एक बड़ा सुंदर सा चार्ट भी बनाया हुआ है, टिक टिक करके और क्रॉस करके। ये सिर्फ 2 बार लैप्स होता है। एक बार जब आपका ना बिल पेंडिंग चल रहा है लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कौन है? रूलिंग सरकार है। अब रूलिंग सरकार की वहीं पे ही हमारा एक जो है केस जो है हमारा पेंडिंग चल रहा था, बिल पेंडिंग चल रहा था। अब वो डिसॉल्व हो जाती तो ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आएगी, तो नई सरकार नई विजन लेके आएगी। उसके बाद गाइस नंबर 2, दैट इज योर द बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा। वो भी गाइस हम लोगों का लैप्स हो जाता है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि एक बार तो यहाँ से हो गया बट यहाँ से तो नहीं हुआ था। अब वो नई सरकार आ जाएगी इतनी देर में लोकसभा, तो रूलिंग पार्टी तो अपने विचार लेके आएगी ना, अपनी आइडियोलॉजी लेके आएगी नई सरकार। तो इसलिए इन 2 केसेस में आज से याद रखना कि इन दोनों केसेस में क्या हो जाता है, हमारा ये लैप्स हो जाता है। एंड थर्ड वन, अ बिल रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नोटिफाइड विद और अटेंशन। गाइस ज्वाइंट सेटिंग के अंदर वो लैप्स हो जाता है। ज्वाइंट सेटिंग तक अगर वो पहुंच गया, लोकसभा राज्यसभा में पहुंच गया और ज्वाइंट सेटिंग तक चला गया, रिकमेंडेशन के चला गया, रिकंसिडरेशन के, तब लैप्स नहीं होता। सो आपको सिर्फ 2 केसेस में याद रखना है, ये आपका दैट इज योर, ये आपका लैप्स होगा, दैट इज योर फर्स्ट एंड योर सेकेंड। ओके, नाउ दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 35 एंड प्लीज एक बारी पॉज करके वीडियो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब हम लोग चलते हैं गाइस कि द पावर ऑफ द लोकसभा। अब ये क्वेश्चन है दैट इज योर लोकसभा के ऊपर, अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया। अब देख रहे हो आप लोग कि द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट होता है। हम लोग ना फंडामेंटल राइट्स, DPSPs और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी अच्छे तक कर लेते हैं और पार्लियामेंट तक आते थे हम लोग थक जाते हैं और उसके बाद हमारे जो हमारी करेक्शन रेशियो है ना वो कम हो जाती है। स्पेसिफिकली ये वाला टॉपिक, ये चैप्टर लोकसभा। तो हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप दूसरी तीसरी बारी या जब भी रिवाइज करो, एक बारी तो आप 1 to लेकर लास्ट तक पढ़ो, बट जब भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम पढ़ रहे हो तो पार्लियामेंट चैप्टर से स्टार्ट करो, जो बाकी के चैप्टर्स है बाद में पढ़ना। और जो इंस्टीट्यूट्स है ना, मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स मैं नहीं बट मुझे ऐसा लगता है वो हमेशा यही करते हैं कि ज़्यादा फोकस करते दैट वाज ऑन योर फर्स्ट पार्ट
एंड वो बेसिक होते हैं, डेफिनेटली हमें करना भी चाहिए, बट हमारा लास्ट पोर्शन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो सीधे सीधे, वो आप लोग गलत ना करो. अभी लोकसभा के बारे में क्या, इट अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट्स, नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड द इंडिया. ऐसा नहीं होता गाइज. ऑफ कोर्स जो IAFS ऑफिसर्स होंगे वहां पे अप्लाई होगा ये. ठीक है. नेक्स्ट इज गाइज द चेयरमैन और द मेंबर शैल नॉट बी a member of the parliament or state legislature of the state and the union of the chief justice where the incumbent or the retirement has to be its chairman. so guys ये भी गलत है हम लोगों का. ठीक है जी. उसके बाद हमारा chairman of the member can not be a person less than 45 years of the age for assuming the office of the chairman or the member. ठीक है जी. सो गाइज ये बिल्कुल करेक्ट है. वहाँ पे मिनिमम जो एज होती है हमें कम से कम 45 चाहिए होती है. ठीक है जी. सो लास्ट वाला पढ़ते हैं, दैट इज योर फोर्थ वन. द लोकसभा कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर. ये जब लोकपाल ना आपके अन्ना हजारे वाला केस चला था ना, तो सबसे ज़्यादा ये पॉइंट सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था. हम PM के ऊपर कैसे कर सकते हैं, PM तो हमारा फेस है जहाँ पे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को फ़र्क पड़ सकता. सो गाइज पर लोकपाल ने बोला था कि नोबडी इज़ अबव द लॉ. यहाँ पे भी एलिगेशन जो है लग सकते हैं उनके ऊपर, बट उसका एक पॉइंट है. आंसर इज गाइज A. उसका ये देखना कि लोकपाल कैन इंक्वायर ऑन द सिटिंग PM with regard to the safeguards and the restrictions in the sensitive areas. So minimum age जो है वो absolutely right है, that is your 45. इसलिए आंसर is here A. फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि वो सब में लगता है. एंड थर्ड क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज चेयरमैन नीड नॉट टू बी एन CGI. ज़रूरी नहीं होता, वो सिर्फ आपका एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, 25 का एक्सपीरियंस होना चाहिए ईयर्स का, एंड दैट्स ऑल यू नीड. ठीक है जी. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 36. प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट. सबसे आसान क्वेश्चन. गाइज यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप ये गलत कर दो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या मेंशन है? इंटरस्टेट काउंसिल 101% है. अगेन हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, और लास्ट टाइम भी देखो हमारी ईस्ट इंडिया काउंसिल के ऊपर एक क्वेश्चन था और इंटरस्टेट काउंसिल है. तो जब भी आप पढ़ोगे तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने. इंटरस्टेट काउंसिल इज देयर गाइस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट देयर, और जो हमारा जोनल काउंसिल है ना, साफ लर्न बाय मैप्स में भी दिया हुआ है और आपका लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है कि ये जोनल काउंसिल्स जो हैं हम लोगों की, ये एब्सोल्युटली नहीं है इसके अंदर. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आपके एक्ट के थ्रू बनी है. और किस एक्ट के थ्रू बनी है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करो. हम लोगों को पता है मैं सुबह 4 बजे से क्लास ले रही हूँ और शाम के 3 बज चुके हैं. अब इतना तो क्या करो कि कमेंट करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियोस को. इट्स बीइंग 11 hours that I'm continuously speaking. So guys, the answer is A. and the zonal councils का आपने मुझे एक्ट जो है मेंशन करना है. आ गया था वैसे आंसर, बट फिर भी. ओके गाइज, सो नेक्स्ट इज गाइज दैट इज योर ऑर्डिनेंस के ऊपर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उप्स, हमें यहाँ पे तो आंसर नहीं दिखाना. अब फटाफट से देखो गाइज, ऑर्डिनेंस के ऊपर है ये क्वेश्चन और हमें करेक्ट बताना है. कहते हैं कैन इट अमेंड द सेंट्रल एक्ट, कैन इट अब्रिज फंडामेंटल राइट? एब्सोल्युटली नो. यहाँ तो उसी टाइम नो हो जाओ, क्योंकि LBM में भी दिया हुआ, अगेन लक्ष्मीकांत में बिल्कुल साफ शक्ल में लिखा हुआ है कि ये तो नहीं है. तो जो आपका 2 है गाइस, वो तो डेफिनेटली हम लोग इसको काटा कर सकते हैं. ठीक है. सो जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो गाइस, वो कभी भी हमारा फंडामेंटल राइट को ब्रिज नहीं कर सकता. तो सेकंड ये गलत, ये गलत और ये गलत, और आंसर इज C. आप इजीली इसमें से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको यही पता है स्टेटमेंट. और इस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साफ साफ आपके जो है लक्ष्मीकांत और लर्नबा मैप्स में अलग से मैंने स्टार भी मार्क किया हुआ है लक्ष्मीकांत के उसके अंदर. ठीक है. और मैं सीरीज़ बनाऊंगी. दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सीरीज़ ओनली. मेरी खुद की लर्नबा मैप्स की जो सीरीज़ है पॉलिटी की, तो दैट इज़ कमिंग. मैं उसके ऊपर डेली वीडियोस बना रही हूँ, तो वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप मेरे चैनल पे जाके, सिमरन IAS पे जाके देख सकते हो. एंड गाइस, देन इज योर ऑर्डिनेंस के अंदर क्या हम लोग बाय डेट पे भी इफेक्ट में डाल सकते हैं. हम ये नई चीज़ थी.
पर ये नोन थी, जिसके कारण हम लोगों को थर्ड जो है ना हमारा ऑप्शन, हमें पता हो चाहे नहीं पता हो, बट फिर भी हम लोग सेकंड के थ्रू ही हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम देखो सब कुछ नहीं हमारा इसके अंदर मेंशन, हमें डी बासु पढ़नी चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए। यू नीड नॉट डू हैव टू रिवाइज सो मेनी थिंग्स गाइस। अगर आपको एक ये पॉइंट पता था जो लक्ष्मीकांत के ऊपर 90% बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, या लर्न बाय मैप्स को फॉलो कर रहे हो तुम लोग, तो अब समझने वाली बात है ना, सीधा सीधा तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे ब्रिज है और यहाँ पे आपको यूपीएससी अपने आप हिंट दे रही है। और जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना 1 2 2 एंड 3 1 एंड 3 1 2 3, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होते हैं टू अटेम्प्ट, क्योंकि अगर आपको एक का भी आइडिया है करेक्टली तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38, और यहाँ पे इन्होंने बात की है दैट इज योर गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में। गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में कि क्या गवर्नर ऑफ द स्टेट, अगेन इन्होंने करेक्ट पूछा है इसके अंदर, इज नॉट answerable to the any court for exercising the power of his duty। क्या ये सही है? He is not answerable for the any of its acts and power duties of his or her duty। No criminal proceedings can be instituted or continued against the governor during his term of the office। सेम चीज ना हम लोग प्रेसिडेंट के केस में पढ़ते हैं कि इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो गाइस यस इट इज एब्सोल्युटली राइट। तो जो यहाँ पे 2 है नहीं है तो वो तो गलत है, मतलब कि सी तो पक्का गलत है। उसके बाद गाइस द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी ऑफ द प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। ये भी गाइस बिल्कुल सही है, मतलब कि थर्ड भी एब्सोल्युटली राइट है, मतलब कि ये भी कट जाएगा। अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट में अगर आप लोगों को सिर्फ डाउट है, क्या जो हमारा गवर्नर है इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट? यस केस इनका ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास इतनी कोई मेजॉरिटी ना आपकी चीज़ें नहीं होती। सो अंडर आर्टिकल नंबर 361 द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 361 क्लॉज 2 नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग विल बी टेकन प्लेस, एंड अंडर आर्टिकल नंबर 194 क्लॉज 2 ग्रांट्स द इम्यूनिटी टू द स्टेट लेजिस्लेचर, के अंदर वो कुछ भी बोले तो ही इज इम्यून टू इट। ठीक है जी, इसको याद रखना, इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट केस हम लोगों का दैट इज ये हम लोगों को चीज़ें जो है फॉलोअप करनी है, एंड उप्स आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39। अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन है कि इफ एनी क्वेश्चन, अब हम लोगों ने देखना है कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट पूछा है, any question arises as whether the member of the house of the people, that means Lok Sabha, has to be subject to the disqualification under the 10th schedule, the president decision in accordance with the opinion of the council of the union minister shall be final। क्या ये होता है? मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों को 101% ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर एमपी। और गाइस हमेशा इसको याद रखना, जो शेड्यूल 10 के अंदर होता है वो स्पीकर देखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है वहाँ पे प्रेसिडेंट देखता है। प्लीज़ इसको याद रखना, जो 10 शेड्यूल है, 10 शेड्यूल फेवरेट है यूपीएससी का, डायरेक्ट एक बारी क्वेश्चन में पूछा हुआ है 10 शेड्यूल किसके साथ डील करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। तो गाइस दिस इज नॉट हिम, इट इज योर, दैट इज योर स्पीकर ऑफ द हाउस जो देखता है इस चीज़ को। तो फर्स्ट तो हो गया गाइस हम लोगों का गलत, एंड ये सबसे ट्रिकी होते हैं इनमें जो क्वेश्चन होता है ना 1 1 बोथ ऑफ देम आर करेक्ट नीदर ऑफ, मतलब कि इसमें स्टेटमेंट छोटी है बट ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है कि आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर 10 शेड्यूल ही आप लोग अगर पढ़ोगे ना ध्यान से तो वहाँ पे लिखा हुआ है कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तो वो आपका जो है बाद में किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इज मेंशन। सो गाइस दिस इज रॉन्ग कि देयर इज नो मेंशन। जब मैं बोलती हूँ डिफाइन, देखो दो चीज़ें, डिफाइन मेंशन, मेंशन हो सकता है बट डिफिनेशन जो है बहुत कम चीज़ों की दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो गाइस आंसर इज दैट इज योर डी, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है जी। सो गाइस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40।
अब ये है आपका स्टेट गवर्नमेंट का. स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर मेकिंग द रूल्स एंड द ग्रांट ऑफ द कंसेशन इन रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द माइनर मिनरल्स. इकोनॉमिक्स वाले सर ने भी आपके पास इकोनॉमिक्स PYQs भी पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये जो प्रीलिम्स 5x कोर्स ले रहे हैं ना, जब हम 5 बार रिवीजन करा रहे हैं प्रीलिम से पहले, आप लोगों को PYQs भी करा रहे हैं, डेली MCQs प्रैक्टिस भी करा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग. गाइज उसका PYQ सेशन हम लोग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और वो आपके साथ अक्षय सर ने शेयर किया. वहाँ पे सर ने भी करवाया आपको क्रिटिकल आपके मिनरल्स क्या होते हैं, अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट है. वो आपके 60-50 जो क्वेश्चंस करा रहे हैं हम लोग ये PYQs के, ये बेस्ट है, रीसेंट है, और ये आने ही आने चाहिए. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं आप याद रख सकते, बट ये लेटेस्ट है और ये आप लोगों को याद होने चाहिए. सो गाइज दिस इज द थिंग. और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट नंबर 2, उसमें ये बोला गया है कि सबसे पहली स्टेटमेंट ये है, दैट इज द मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज. एंड नंबर 2 गाइज, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई द माइनर मिनरल अंडर द रेलेवेंट एक्ट. क्या ये अलाउड होता है? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन, क्या दोनों करेक्ट हैं, या दोनों करेक्ट हैं बट ये एक्सप्लेन नहीं करते, या फिर ये है तो करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट, या फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये आपका ना अंडर दी आपका रेगुलेशन में आता है, दैट इज़ योर MMDR एक्ट के अंदर आता है. एंड द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक द रूल्स फॉर द एक्सट्रैक्शन कंसेशन, नॉट द यूनियन. ठीक है जी. सो इसके कारण इसका आंसर डी हो जाता है. अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस हम लोगों का, दैट इज योर द लोकसभा की डेजोल्यूशन के बारे में. सो द स्पीकर शेल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल द इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर द डेजोल्यूशन. क्या ये सही है गाइस हम लोगों का? ऐसा होता है गाइस हम लोगों का ना. अब देखो ऑर्डिनेंस पास करना प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करना है. लोकसभा नहीं है, राज्यसभा कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है. अभी कौन इन्फॉर्म करेगा कि लोकसभा है ही नहीं? उसके लिए एक अथॉरिटी हमें हमेशा प्रेजेंट चाहिए होती है. इसीलिए स्पीकर इमीडिएटली रिजाइन नहीं करता, और ये लक्ष्मीकांत और लर्नबा मैप्स में से डायरेक्ट आपकी लाइन उठाई गई है. ठीक है जी. सो नंबर 2, दैट इज योर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर of your Lok Sabha on being elected as a speaker shall resign from his or her political parties immediately. अब ये भी लर्नबा मैप्स और लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारी पार्टीज है ना गाइस हम लोगों की, उसके बीच में उसको रिजाइन नहीं करना पड़ता. ये बाहर है, ये नियम जो है ना ये बाहर है. बाहर के जो स्पीकर्स होते हैं उनको रिजाइन करना, हमारे इंडिया में ऐसा ज़रूरी नहीं होता. ठीक है जी. देन गाइज हम लोगों का दिस इज दैट, और उसका आंसर है गाइज, आंसर क्या होगा? सी. ठीक है, दैट इज योर सी. कि आपका आई एम सॉरी लो जी हमारा आड़ ही गया था. सो आंसर इज गाइज सी. हमारा 94 अमेंडमेंट आर्टिकल जो है, द स्पीकर ऑफ द हाउस शेल कंटिन्यू इट एंड देर इज़ नो मैंडेटरी प्रोविजन कि हमारे ऐसा कुछ स्पीकर जो है रिज़ाइन करता है. और जो थर्ड है वो बिल्कुल आपकी सही है कि वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी से 14 डेज़ के नोटिस के बाद वो आपका रिमूव हो सकता है. दैट इज़ योर 94 आर्टिकल. ठीक है जी. सो चलते हैं गाइस हम लोगों का, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर. अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे सेकेंड भी आपका रॉन्ग था ना, तो आप सीधे आप यहाँ से भी जज कर सकते हो. अगर आपको पता ना कि सेकेंड गलत है, तो आपकी इसी एक स्टेटमेंट की वजह से ए भी चला जाएगा, बी भी चला जाएगा और डी भी चला जाएगा. तो इसीलिए बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन से, कई बार एक फैक्ट से आप लोग बहुत इजीली चीज़ें याद रख सकते हो. तो एक चीज़ ना जब आप लोग पढ़ रहे हो तो अपने कॉन्शियस माइंड से एक्टिव फॉर्मेशन में आपने चीज़ें याद रखनी है. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे आपके क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 42. अब देखो 42 में क्या है गाइस हम लोगों का. 42 के अंदर है पूछा हुआ है हम लोगों का, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया
stated under this, the first, the separation of the power from the executive in the public service of the state. Number 1 point is this. अच्छा गाइस ये ना मैच द फॉलोइंग के अंदर है एक्चुअली में, कि सेपरेशन ऑफ द स्टेट जो है हमारा कहाँ पे मेंशन है, दैट इज इन योर डीपीएसपीज मेंशन है आर्टिकल नंबर 20 के अंदर, हम लोगों को पता है. उसके बाद हमारा जो वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज है वो कहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर दिया हुआ है, एब्सोल्युटली राइट. उसके बाद गाइस प्रोहिबिशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट, क्या ये फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, तो एब्सोल्युटली गाइस ये तीनों के तीनों करेक्ट है. और ये सीधे हमारे जो हमने फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें हम ट्रिक्स बताई हैं, वहाँ पे आप गो थ्रू करोगे जाके तो आपको साफ पता लग जाएगा कि हाँ ये इसी के अंदर दिए हुए हैं और आप इसको रीड आउट कर सकते हो. ठीक है जी. अब हमारा आ जाता है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 43. अब ये जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे शेड्यूल सीधे पूछ लेते हैं आपको, सीधे आर्टिकल पूछ लेते हैं. यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट रॉन्ग, तो इसलिए अपना कन्वेंशन से हमेशा पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखा करो गाइस. कितने क्वेश्चन आप लोगों के आगे करंट अफेयर्स में से 60 to 70% तो हमारा कन्वेंशनल पूछते हैं. आप लोग वैसे ही बस दौड़ते रहते हो करंट अफेयर. कन्वेंशनल को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है जी. और करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि मैडम अब मेरा पेपर देना है कितने साल का करंट अफेयर पढ़ लूँ, वो पॉसिबल नहीं है गाइस, आपको रोज़ का रोज़ पढ़ना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 43. इसको हम लीव कर रहे हैं क्योंकि ये आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था. ओके, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 44, प्लीज अटेम्प्ट इट. एक बार देखें इसको. पंचायत क्या सभी इंटरमीडिएटरी लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है? अगर आप पंचायत चैप्टर अगर 5 बारी नहीं पढ़ के जा रहे एग्जाम से पहले, देन यू आर इनटू मिस. सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पंचायत. ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता जिसमें पंचायत के क्वेश्चन ना पूछे जाए. तो ये पहली स्टेटमेंट ही गाइस हम लोगों की गलत है. और वही जो है हमारी कैन एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स. गाइस ऐसा ना वो नहीं होता हम लोगों का. अब इसमें देख लेते हैं, एक्चुअली ये एब्सोल्युटली गलत है. बट गाइस यहाँ पे क्या पूछा हुआ इन्होंने, नॉट पढ़ा हुआ, नॉट. ठीक है. सो बी कॉशियस, आपको ये ध्यान में रखना है. ये चीज़ कहते हैं कि आपका क्या ये इंटरमीडिएटरी लेवल के ऊपर है, तो फर्स्ट तो पक्का हमारा गलत है. इसीलिए हमारा बी रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये तो कम से कम हमारा ऑप्शन में आना चाहिए. उसके बाद to be eligible to be a member of the panchayat at the intermediary, a person should attain your 30 years. Again it is wrong guys, it is not correct. हाँ, तो दूसरा भी हम लोगों का बिल्कुल सही हो गया, तो हमारा सी नंबर ये भी चला जाता है क्योंकि यहाँ पे कितना टाइम चाहिए होता है, दैट इज यू 21 ईयर्स. 21 ईयर्स की एज होती है पंचायत के अंदर खड़ा होने के लिए. देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट constitute to review the financial position of the panchayat at the intermediary level. Guys बताओ जी इसका आंसर. So guys here absolutely हम लोगों का ये जहाँ पे आंसर आएगा that is your D. ठीक है. ये क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएटरी में कोई जो मैंडेटरी नहीं होता. इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपका 21 ईयर्स है और यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है आपकी वो सीएम नहीं करता गाइस, दैट इज डन बाय योर गवर्नर है. और मैं बता रही हूँ अभी जैसे मैं यहाँ पे हो गई थी ना, ब्लैंक हो गई थी कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है. गाइस ये नॉट ना हमेशा प्रॉब्लमैटिक होगा, ये नॉट हमेशा आपको प्रॉब्लम देगा. तो जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो इनके आपके हिट पॉइंट्स को पहले अंडरलाइन कर दो. अच्छा इन्होंने ये बात किया, अच्छा इन्होंने एज के बारे में बात किया, तो ये तो पक्का गलत है. पहले करेक्ट देख लिया करो, फिर चाहे उसके बाद इनकरेक्ट बता दिया करो कि सारे इनकरेक्ट हैं. ठीक है. पर इनका क्वेश्चन का बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने नॉट का. एंड देन गाइस हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है. 45 क्वेश्चन अब देखो जी क्या है हम लोगों का. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है हम लोगों के, द सर्टेन अफेयर्स ऑफ द गवर्नर एंड द स्टेट दैट एक्ट्स इज और अ डिस्क्रिशन. क्या ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है गाइस हम लोगों का. एंड नंबर 2 पॉइंट, द
President of India can reserve a bill of your state legislature without being forwarded by your governor. So guys, ये तो absolutely wrong है. हमेशा याद रखो, this is a very important point. एक चीफ कम्युनिकेशन चैनल पता कौन है? एक प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में गवर्नर ही जाता है. चाहे वो एससी और एसटी के बारे में बताया था कल मैंने, और शेड्यूल एरियाज के बारे में बताया था. वहाँ पे भी जो रिपोर्ट होती है ना आपकी, गवर्नर सेंड करता है. गवर्नर का ही तो एजेंट है. प्रेसिडेंट गवर्नर को आगे आगे के रखता है, क्या तुम वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, ये करो, वो करो. सो गाइस, इसको प्लीज हमेशा और हमेशा याद रखना, ठीक है जी. सो गाइस, द आंसर हेयर इज दैट इज योर ए. फर्स्ट एब्सोल्युटली राइट है, कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट दूसरा जो है आपका हमारा जो है पॉइंट जो है इनकरेक्ट है, बिकॉज द प्रेसिडेंट कैन नॉट थ्रू अ मोटो अ रिजर्व योर स्टेट बिल, खुद नहीं कर सकता. नेक्स्ट केस हम लोगों का, अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आ जाता है ये 46. यूनियन लिस्ट कहते हैं इन द सेवेंथ शेड्यूल, कहते हैं ये उसके बारे में है. इस क्वेश्चन को हम लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है जी. इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते गए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 47. विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ any area in the state is declared as a schedule area. अभी समझा के हटी हूँ. Under the 5th schedule, the government of India loses its executive power in such a area, and local body assumes the total administration. ये total administration पता है क्या है? Extreme statement. और इनसे बचो, जहाँ पे ऐसे आ जाए टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो कभी किसी के हाथ में नहीं होता, तो यूनियन के हाथ में भी नहीं होता कभी, तो स्टेट और लोकल अथॉरिटीज कौन है? सो गाइस, हम लोग चलते हैं उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के बीच में. पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर, इसको देख लेते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच ए एरिया under the certain circumstances as recommended by the governor. So guys, ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना हम लोगों की आपकी गलत है. फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि जो स्टेट है does not lose its executive powers and there shall be no provision कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आपकी लोकल बॉडीज के पास आ जाता है. दूसरा हमारा क्यों गलत है गाइस? क्योंकि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना कैन नॉट टेक ओवर ऑल योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल even on the governor's recommendation. मैंने बताया टोटल जो दोनों ना कहीं दोनों बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन रहे थे. सो अब बाकी आपका ये डायरेक्टली हम लोगों के जो है उसके अंदर भी मेंशन है, अगर हम लोग थोड़ा सा बस जज करें तो वहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट गाइस हम लोगों का दैट इज योर पार्डनिंग पावर्स के ऊपर है. पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की, द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द प्रेसिडेंट, द एक्सरसाइज power of the president can be subjected to the limited judicial review. The president can exercise the power without the advice of the council of minister. guys, president तो ना एक रबर स्टैम्प है, वो बेचारा कभी ना एडवाइस के बिना काम ही नहीं करता. बहुत कम जगह होता है वहाँ पे वो बिना एडवाइस के काम करते हैं, बट ये मेजॉरिटी नहीं होता. सो गाइज, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली राइट है, बट जो सेकंड है वो एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि ही कैन नॉट एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है जी. सो इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है दैट इज योर 49, और ये पर्टिकुलरली 5th शेड्यूल के बारे में देख रहे हो आप लोग. सब कुछ 5th शेड्यूल और सब कुछ एंड के चैप्टर्स आ गए. अब जो फोकस पॉइंट चल रहा है, फोकल पॉइंट चल रहा है यूपीएससी का, तो इसीलिए पता लग रहा है आप लोगों को कि लास्ट के चैप्टर्स जो है ना आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ना आप लोगों ने. इफ द पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द शेड्यूल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता है लर्न बाय मैप्स के अंदर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 to 12 आपके लर्न बाय मैप्स सिर्फ 5th शेड्यूल पे बनाए हुए हैं हम लोगों ने, क्योंकि वो मेंस में पूछते हैं और प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं. अब कहते हैं 5th शेड्यूल के बारे में बेस्ट रिफ्लेक्शन क्या है. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस और दिमाग लगाने वाली चीज़ है. दिस वुड प्रिवेंट द
transfer of the land to the tribal to the non-tribal people. This would create a local self-government governing body of that area. बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है? अब आंसर यहाँ पे क्या है? होती तो काफी चीजें हैं, बट बेस्ट क्या है? बेस्ट, दिस वुड कन्वर्ट अ एरिया इनटू द यूनियन टेरिटरी. ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है पक्का. कहाँ नॉर्थ ईस्ट का, ये सब लोगों की स्टेट्स है, यूटी तो है ही नहीं. द स्टेट हैविंग सच ए एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. ये भी गलत है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो अपना ही अलग कंसेप्ट है. तो इन दोनों में से क्या होगा आप लोगों का? आंसर इज गाइस दैट इज योर ए. जो बेस्ट है, हमारे हिमाचल के अंदर भी ना यही चीज़ें होती है गाइस, हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि वहाँ पे जो आपके अगर आउटसाइडर हो ना, अगर आप हिमाचल से बिलोंग नहीं करते तो वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते. वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है आपके ट्राइबल ग्रुप्स के एंड सो ऑन, सो एज विद योर नॉर्थ ईस्ट. ठीक है जी, सो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट गाइस हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50. अब अगेन द लास्ट चैप्टर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात की. अटॉर्नी जनरल दैट इज योर एजी एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ योर इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. अब एजी के बारे में तो ना आपने पार्लियामेंट चैप्टर में देखा होगा, क्या इनके बारे में कभी सुना है? एजी के राइट्स के बारे में, he can speech, he cannot give vote, he can take part in proceeding. पर आपने क्या एससी के बारे में सुना है? दैट इज योर सॉलिसिटर जनरल के बारे में. सो दिस इज गाइस अटपटा. जब तुम्हें अटपटा लगे ना कि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं इनका स्पेसिफिकली व्यू, तो उसे टाइम पे क्लिंग करो कि अब आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एजी सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नमेंट व्हेन विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजिग्नेशन. सो गाइस व्हाट इज द आंसर? ये हम लोगों का इस वजह से रॉन्ग हो जाता है. आंसर इज गाइस दैट इज योर डी. एज पर एज योर 88th, every minister or the attorney general has the right to speech, take part in proceeding. आपकी joint sitting में भी जा सकता है, but he is not entitled to the vote. The SC, that is your solicitor general, does not participate in the meeting. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी absolutely wrong हो जाती है. And whereas guys हम लोगों का जो AG है ना, ये AG ना लॉ मिनिस्टर होता है. ये completely highly political पोस्ट है. अपने बेस्ट फ्रेंड्स लगाते हैं बेसिकली. चाहे एडवोकेट जनरल अपनी स्टेट का देख लेना कौन है, वो सीएम का पक्का कोई ना कोई खास मित्र होगा. वैसे ही जो सीएजी होता है वो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही जो है हाईली पॉलिटिकल पोस्ट आ जाती है. और यही सिर्फ एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपकी प्राइवेट आपकी जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. पता है आप लोगों को? यस, बट वो सिर्फ आपकी ओपिनियन वगैरह नहीं दे सकते अगेंस्ट योर दिस थिंग. चलो जी, इस हम लोगों का देन इज योर अब ये क्वेश्चन ना हम लोगों का ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते, बट फिर भी इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, उसको देखते हैं. तो यहाँ पे है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और जो कहते हैं लीगल फर्म्स हैं, दे आर रिकॉग्नाइज एज द एडवोकेट्स. बट कहते हैं जो जो कॉपरेशंस में काम करते हैं ना, बड़ी बड़ी कॉपरेटिव्स में काम करते हैं, कहते हैं वो लॉयर्स और जो पेटेंट अटॉर्नीज है ना, वो कहते हैं एज एन एडवोकेट रिकॉग्नाइज नहीं होता है. इजंट इट लाइक अजीब? क्यों, वो भी तो लॉयर ही है ना. लॉयर और आपके एक एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है? लॉयर तब होते हैं जब हम लोग आपके बार काउंसिल के अंदर हमें रिकॉग्निशन ना मिले. एक बारी उनका चार्ट मिल गया, एक बारी हमने उसको अप्लाई कर दिया, लाइसेंस अप्लाई कर दिया, देन वी आर एन एडवोकेट. तो और जो बार काउंसिल्स हैं, ये बार काउंसिल्स क्या करती हैं? अब ये तो ना हर किसी को पता होता है बार काउंसिल्स, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज है लॉ की, कि बार काउंसिल्स जो हैं हम लोगों के, वो आपके क्या करते हैं, हम लोगों को लाइसेंस देते हैं. अब कहते हैं क्या ये लीगल सिस्टम, लीगल एजुकेशन और रिकॉग्नाइज करते हैं आपके लॉ कॉलेजेस को? गाइस तो हमारा आंसर है यहाँ पे दैट इज योर बी. एब्सोल्युटली राइट, दैट इज योर सेकंड स्टेटमेंट. जो फर्स्ट है वो कॉपरेटिव लॉयर्स को भी, बच्चे हम लोग डेफिनेटली लॉयर तो है ही है ना, ये कॉपरेट में जॉब करे, इसका मतलब ये कोई नहीं कि उसको एडवोकेट लाइसेंस नहीं होंगे, उनको एडवोकेट्स बोलते हैं हम लोग. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको पता है कि आप थोड़ा बहुत सिक्योर प्ले कर रहे हो, आपकी गट फीलिंग कह रही है, तो
ऐसे क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट और रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। देन इज गाइस दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 52। एंटी डिफेक्शन लॉ बताया मैंने, फेवरेट है ये टॉपिक भी हमारा पॉलिटी के अंदर। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर समझो कि अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ लॉ स्पेसिफाइड दैट द नॉमिनेटेड legislator cannot join a political party within, cannot, अब again the trick is here, cannot join a political party within the 6 months। नॉट आ गया इसलिए अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपने बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। और उसके बाद द लॉ डज नॉट, अब ये देख लो ये दोनों नॉट आ गए एक तरीके का ना, ये नॉट ही पूछ रहा है ये आपका, ठीक है। सो द लॉ does not provide the framework in which the presiding officer has to be decide the defection law cases। यहाँ पे ना अभी ये तो आसान तो है बट ना ये नॉट की वजह से बहुत कंफ्यूजिंग होगा, तो आप ना या तो ना इसको दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है इसको काट दो और यहाँ पे ना नॉट कर लेना है कि अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। हेयर आंसर इज योर बी। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो एब्सोल्युटली हमारा राइट है बट फर्स्ट इज नॉट देयर, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को विद इन 6 मंथ्स कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करना पड़ता है, आफ्टर दैट दे कैन नॉट। और मैं बता रही हूँ डिफ्लेक्शन ना आपको हमेशा पूछते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया ना 101% आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर एमपी की ज़रूर पूछेंगे ये लोग, ठीक है। सो इज दैट इज़ योर हमारा कि कौन सा हमारा जो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है आरोग्य सेतु। अब ये बिल्कुल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट बेयर क्वेश्चन है। अब ये सिर्फ एक करंट बेस्ड क्वेश्चन था, डिजी लॉकर का हर कोई जानता है, ठीक है जी, कि ओपन सोर्स है, बट हमारा आरोग्य सेतु इज़ नॉट द वन। इस वजह से गाइस ये आपका जो सॉरी आरोग्य सेतु पहले नहीं था अब हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे द आंसर इज डी। बाकी सारी की सारी हमारी जो है आपकी ओपन सोर्स है। कोविन जो है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड था, आरोग्य सेतु जो है हमारी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल काम्स होते हैं ना सब कुछ आरोग्य सेतु पे होते हैं। डिजी लॉकर पे हम लोग हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का क्वेश्चन नंबर आता है दैट इज योर 54। सो अब इसके अंदर क्या है हम लोगों का, the rule of the procedure and the conduct of the business in your Lok Sabha. The election of the deputy speaker is held as the speaker में fix it। क्या ये सही है? हाँ जी ये बिल्कुल सही है और करेक्ट ही पूछा हुआ है हम लोगों को। हमारे जो स्पीकर है ना और डिप्टी स्पीकर की जो है डेट डिसाइड करता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों की लाइन जो है आप लोगों की लक्ष्मीकांत में से और लर्न बाय मैप्स में से उठाएगी। There is a mandate provision, the election of the candidate as a deputy speaker of the Lok Sabha from either of the principal opposition party or the ruling party। Guys क्या ये correct है? क्या ये correct है? There is a mandatory provision, mandatory guys extreme statement हो गया and it is absolutely wrong। ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार opposite party से भी आ जाते हैं opposition में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। mandatory means extreme statement। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को भी समझा करो जब आप लोग PYQ सॉल्व कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के, समझा करो कि ये क्या है। उसके बाद गाइस दैट इज योर डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द लोक सभा कैन नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। क्या ये सही है गाइस? यस इट इज राइट गाइस। हम लोगों को थर्ड वाला पॉइंट भी फोर्थ पढ़ते हैं। The well-established parliamentary practices regarding the appointment of the deputy speaker is that of the motion is passed by the speaker and duly seconded by the prime minister। So guys last point हम लोगों का जो है वो गलत है। The first option is applicable और थर्ड वाला करेक्ट है। बाकी हमारा जो सेकंड वाला था देयर इज नो मैंडेटरी प्रोविजन, और जो डिप्टी स्पीकर है दैट इज सिलेक्टेड बाय योर लोकसभा अमंगेस्ट इज मेंबर्स ओनली, एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द मूविंग ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द मोशन जो कि आपके दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय योर दिस थिंग, ठीक है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन दैट इज योर गाइस क्वेश्चन नंबर 55। 55 को ना अब कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने, सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बारी गाइस हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं रिसेंटली,
और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसका आर्टिकल क्या है। फिर जब आप ये करोगे, कमेंट करोगे, उसके बाद ये भी कमेंट कर देना, मैं सारे जो मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे ना, आर्टिकल्स होंगे, उसकी क्लास पहले ले लूँगी ताकि आप लोगों के पेपर के अंदर आप लोगों को हेल्प पहुँचे। ठीक है जी। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स जो हैं आप लोगों ने बताने हैं मुझे। सो गाइस नेक्स्ट है हम लोगों का, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब ये अगर आप देखोगे ना तो अभी लेटेस्ट में तो लक्ष्मीकांत ने डाल दिया, बट ये उससे पहले पूछा गया था। लक्ष्मीकांत भी अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर देता है। अच्छा PYQs इस पर पूछा हुआ है, चलो मैं ऐड कर देता हूँ, लेटेस्ट एडिशन कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली गाइस तो ये आपका हमें श्योरिटी नहीं है, बट हम सेकंड पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the Supreme Court and High Court to give the punishment to themselves. Of course यही तो होता है contempt of court। अगर आप कहना नहीं मान रहे कोर्ट का तो वो आपका डेफिनेटली आपको पनिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम सेकंड जो है हम लोगों का पक्का से हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्या हमारा ये डिफाइन करता है, मैंने पहले बताया, डिफाइन इज अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन योर UPSC पॉलिटी। गाइस बहुत कम चीज़ें हमारी मेंशन है, ये एक्ट में ज़रूर हमारा जो है डिफाइन है, पर एज सच नहीं है। सो जो हमारा सिविल कंटेम्प्ट है, जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, दैट इज़ नॉट देयर। सो गाइस इसका आंसर क्या बनेगा हम लोगों का 2 एंड हम लोगों का B बनता है, दैट इज़ योर 1, 2 एंड योर 4। मतलब कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है दैट इज़ योर जो कंटेम्प्ट वाला, मैंने बताया कि वो सही नहीं है, वहीं से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि आंसर इज़ योर B। ठीक है। So thank you so much guys for your patience and I hope you like this video and you share it with your friends और जो भी आपके friend circle में है। God bless you all and जय हिंद जय भारत।